30 दिसंबर 2007 की आधी रात पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी। हर तरफ पार्टीज चल रही थी, आसमान में आतिशबाजी हो रही थी और लोग नए साल का काउंटडाउन कर रहे थे। लेकिन इसी वक्त केरला के एक बहुत ही शांत और छोटे से गांव चिलम्ब्रा में एक ऐसी घटना घट रही थी जिसने आगे चलकर पूरे देश की पुलिस और सिस्टम को हिलाकर रख दिया। चिलम्ब्रा के साउथ इंडियन बैंक के स्ट्रांग रूम के ठीक नीचे 4 लोग खामोशी से अपना काम कर रहे थे। वो लोग इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे शातिर और सबसे परफेक्ट बैंक रॉबरी को अंजाम दे रहे थे और रिजल्ट, उन्होंने लगभग 80 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपए कैश हवा में गायब कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरी चोरी में ना तो बैंक का मेन दरवाजा टूटा था, ना ही कोई लॉक कटा गया था और ना ही बैंक का कोई हाईटेक सिक्योरिटी अलार्म बजा। सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे किसी फिल्म का सीन हो और इस पूरी चोरी का ब्लूप्रिंट और इंस्पिरेशन किसी और जगह से नहीं बल्कि बॉलीवुड की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी धूम से लिया गया था। एक ऐसी चोरी जहां पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना कोई फिंगरप्रिंट और ना ही कोई आई विटनेस। स्वागत है आपका देश की असलियत पर। चलिए इस परफेक्ट क्राइम को डिकोड करते हैं। इस पूरी खेल का मास्टर प्लानर था एक आदमी जिसका नाम था जोसेफ, जिसे क्राइम की दुनिया में बाबू के नाम से भी जाना जाता था। बाबू का दिमाग किसी टॉप लेवल स्ट्रेटेजिस्ट से कम नहीं था। जब उसने चिलम्ब्रा के इस बैंक को टारगेट बनाया तो उसने सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी और सिक्योरिटी को डीपली स्टडी किया। उसने नोटिस किया कि बैंक फर्स्ट फ्लोर पर है और उसके ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट की जगह खाली पड़ी है। किसी भी आम चोर का प्लान होता कि रात के अंधेरे में बैंक की मेन दीवार तोड़कर अंदर घुस जाओ, लेकिन बाबू जानता था कि डायरेक्ट एंट्री करने का मतलब है अलार्म्स का बजना। इसलिए उसने एक ऐसा ट्रोजन हॉर्स प्लान बनाया जिसके बारे में पुलिस भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन बाबू अकेले दुकान रेंट पर लेने नहीं गया। उसे पता था कि 4 अनजान आदमियों को दुकान लेते देखकर लैंडलॉर्ड को शक हो सकता है। इसलिए उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। वो अपनी एक फीमेल एक्म्प्लाइज को अपनी पत्नी बनाकर लैंडलॉर्ड के पास ले गया। एक हस्बैंड वाइफ को फैमिली बिजनेस के लिए रेस्टोरेंट खोलते देख किसी को उन पर जरा भी शक नहीं हुआ। रेस्टोरेंट रेंट पर लेने के बाद बाबू ने बाहर अंडर कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए। शीशे वाली खिड़कियों पर नए अखबार चिपका दिए गए। बाहर से गुजरने वाले गांव वालों को और ठीक ऊपर काम करने वाले बैंक स्टाफ को यही लगता था कि बस नीचे थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है। ये डिस्गाइज इतना परफेक्ट था कि बाबू और उसकी गैंग एग्जैक्टली बैंक के नीचे दिन रात आराम से रह रहे थे और किसी को भनक तक नहीं लगी। प्लान बन चुका था, कवर सेट था, अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। बाबू को पता था कि बैंक का स्ट्रांग रूम जहां सोना और कैश रखा है उसकी जमीन बहुत मोटी और सॉलिड कंक्रीट से बनी है। उसे तोड़ना आसान नहीं था। यहां पर गैंग ने अपने टैक्टिकल ब्रिलियंस दिखाई। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से ठीक उस जगह की मेजरमेंट की जहां ऊपर वॉल्ट रखा था। 1 इंच भी गलती होती तो वो किसी और कमरे में निकलते या बैंक की मेन सपोर्ट बीम तोड़ बैठते, जिससे पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के बाद उन्होंने हेवी ड्रिलिंग मशीन्स, गैस कटर्स और मार्बल कटर्स का इस्तेमाल शुरू किया। हफ्तों तक धूल और मिट्टी के बीच कंक्रीट तोड़ने का हेवी लेवर चलता रहा। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हेवी ड्रिल्स की आवाज। अगर आवाज ऊपर तक पहुंचती तो उनका सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। यहीं पर बाबू ने अपनी जीनियस प्लानिंग का सबूत दिया। उसने वॉल्ट को फाइनली ब्रेक करने के लिए 30 और 31 दिसंबर की रात को चुना। बाबू ने शोर को चांस पर नहीं छोड़ा था। उसने खुद गांव के यूथ क्लब को नए साल की पार्टी और पटाखों के लिए चंदा दिया था ताकि आतिशबाजी इतनी जोर से हो कि उनकी ड्रिलिंग का आवाज दब जाए। वॉल्ट का आखिरी हिस्सा कटने में एक और बड़ा खतरा था। कंक्रीट का इतना भारी टुकड़ा जब कटेगा तो नीचे गिरकर धमाका करेगा। इसे रोकने के लिए उन्होंने एक हाइड्रोलिक कार जैक का इस्तेमाल किया
ताकि उस भारी फ्लोर स्लैब को काटने के बाद धीरे धीरे खामोशी से नीचे ला जा सके। जब लोग नए साल के काउंटडाउन में बिजी थे, ठीक उसी वक्त बाबू और उसकी गैंग ने आखिरी बैरियर को साइलेंटली तोड़ दिया। जब 1 जनवरी की सुबह बैंक स्टाफ ने आकर मेन गेट खोला तो वॉल्ट का फर्श टूटा हुआ था और वहां एक बड़ा होल था जिसके नीचे अंधेरा रेस्टोरेंट दिख रहा था। 80 केजी गोल्ड और 2.5 करोड़ कैश बिल्कुल गायब हो चुका था। वहां एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल था लॉजिस्टिक्स का। 80 किलो सोना उठाना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत रिस्की काम है। बाबू ने इसके लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क बनाया था। उन्होंने उस चोरी किए गए सोने को तुरंत पिघलाकर रॉ ब्लॉक्स में बदल दिया ताकि बैंक के सभी हॉलमार्क्स और सीरियल नंबर्स मिट जाए। फिर इस रॉ सोने को गाड़ियों के सीक्रेट कंपार्टमेंट्स में छुपाकर स्टेट बॉर्डर्स के पार भेजा गया। लेकिन बाबू यहां नहीं रुका। वो एक साइकोलॉजिकल प्लेयर भी था। उसने पुलिस को भटकाने के लिए 2 जबरदस्त डाइवर्शन टैक्टिक्स खेली। पहले बैंक की दीवार पर उन्होंने बड़ा बड़ा जय माओइस्ट लिखा और एक फर्जी थ्रेट मैसेज छोड़ दिया ताकि पुलिस को लगे कि यह किसी नक्सल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का काम है। दूसरा, उसने एक ब्रिलियंट हैदराबाद ट्रैप बिछाया। अपने ट्रैक्स को पूरी तरह हाइड करने के लिए गैंग डेलिबरेट तौर पर दूसरा स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश गई। उन्होंने वहां के होटल रूम्स में चोरी के सोने का एक छोटा टुकड़ा और कुछ एक्टिव सिम कार्ड्स जानबूझकर छोड़ दिए। उनका मकसद था केरला पुलिस को पूरे देश में एक वाइल्ड गूस चेस पर दौड़ाना। और शुरू में पुलिस सच में इस फेक टेरर और इंटरस्टेट पजल में उलझ गई थी। लेकिन दुनिया में कोई भी क्राइम 100% परफेक्ट नहीं होता। जब इन्वेस्टिगेशन लगभग डेड एंड पर पहुंच चुकी थी, तब केरला पुलिस के शार्प माइंडेड ऑफिसर एसपी पी विजयन ने इस केस की कमांड ली। विजयन सर समझ गए कि दीवार पर लिखा मैसेज और हैदराबाद के क्लूज सिर्फ एक केयरफुली प्लान्ड ट्रैप है। क्योंकि फिजिकल सबूत नहीं थे, एसपी पी विजयन ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह एक हाईली एडवांस्ड टेक टैक्टिक का इस्तेमाल किया जिसे टावर डंप कहते हैं। उन्होंने चिलिम्ब्रा बैंक के आसपास के सभी मोबाइल टावर्स का डेटा निकलवाया। पुलिस ने लगभग 25 लाख यानी 2.5 मिलियन फोन कॉल्स को ट्रैक और एनालाइज किया। लेकिन इन 25 लाख कॉल्स में से उन्होंने उस गैंग को ढूंढा कैसे? पुलिस ने डेटा फिल्टर करके एक CUG यानी क्लोज्ड यूजर ग्रुप आइडेंटिफाई किया। उन्हें ऐसे 4 सीक्रेट सिम कार्ड्स मिले जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, ये नंबर्स ठीक उसी वक्त एक्टिव होते थे जब रात को ड्रिलिंग का काम चलता था। और 1 जनवरी की सुबह होते ही ये चारों नंबर्स परमानेंटली स्विच ऑफ हो गए थे। और आखिरकार इस शातिर गैंग ने अपनी सबसे बड़ी गलती एक छोटे से होटल में की थी। उन्होंने फेक रजिस्ट्री डिटेल्स दी थी, लेकिन उसी लोकेशन पर उनके उस स्पेसिफिक फोन की आखिरी एक्टिविटी ने उनकी एग्जैक्ट मूवमेंट को रिवील कर दिया। जब एसपी विजयन की टीम ने इस टेक डॉट्स को कनेक्ट किया तो धूम मचाने वाली ये गैंग केरला के कोझिकोड के एक हाइडआउट में पकड़ी गई और पुलिस ने 80% चोरी का माल बरामद कर लिया। चिलिम्ब्रा बैंक रॉबरी आज भी इंडियन क्राइम हिस्ट्री में एक मास्टरपीस मानी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं है, बल्कि 2 मास्टरमाइंड्स के दिमाग की शतरंज की है। एक तरफ था बाबू, जिसने धूम मूवी से इंस्पायर्ड होकर एक फैमिली डिस्गाइज बनाया, पटाखों को फंड किया, हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया, सोने को पिघलाया और हैदराबाद का फेक डिकॉय ट्रैप बनाया। और दूसरी तरफ थे एसपी पी विजयन, जिन्होंने 25 लाख डेटा पॉइंट्स का टावर डंप्स एनालाइज करके उस अनटचेबल गैंग को आखिरकार पकड़ लिया। इस घटना के बाद से पूरे देश में बैंक सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हमेशा के लिए बदल दिए गए। ये केस सिखाता है कि क्राइम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, पुलिस के टेक्नोलॉजी और पेशेंस के आगे क्रिमिनल ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह सकता। तो आपको क्या लगता है, इस पूरी कहानी में किसका दिमाग ज्यादा ब्रिलियंट लगा? क्या बाबू का धूम स्टाइल डिगिंग प्लान या एसपी पी विजयन का टावर डंप टेक एनालिसिस?
अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस परफेक्ट क्राइम का ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और देश की असलियत को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।